Hello and welcome to Defense Craft. I am Shivani and I'll be explaining you Keshwanand Bharti and others versus State of Kerala. So this case is all about basic structure doctrine. इस केस को पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं. इस केस को सुप्रीम कोर्ट की आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जज बेंच ने सुना था और वो भी 68 डेज तक और फिर एक 703 पेजेस की जजमेंट देते हैं 1973 के 24 अप्रैल को. The case was fought between Nanabai Palkiwala, who represented Keshwanand Bharti, and H.M. Sirvi, who represented State of Kerala. They are very big names in law. Then केस के ब्रीफ फैक्ट समझते हैं. केशवानंद भारती चीफ प्रीस्ट थे एडनीर मठ के, जो कि कशूरगढ़ इन केरला में था. केरला गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आती है. उसके अंडर मठ की जो ज़मीन होती है वो अक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट. तो इससे नाराज़ होके या ये केशवानंद भारती को सही नहीं लगता है, तो उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, तो वो सेक्शन 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोर्ट जाते हैं. सेक्शन 32 में जब आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. तो उन्होंने कहा मेरा आर्टिकल 25 जो राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन है वो ब्रीच हो रहा है, बिकॉज मठ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है. 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो वो लैंड मठ के रिलीजियस अफेयर्स में आता है. और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, गवर्नमेंट मेरे से मेरी लैंड नहीं ले सकती. 19(1)(f) फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी, उनके पास राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकें. आर्टिकल 31 उनके पास एक्विजिशन, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी सारी राइट्स थी. इतनी सारी राइट्स को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जब गए, इतने में केरला गवर्नमेंट एक और लॉ लेके आ गई, केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1971. पिटीशन चल रही थी तब तक ये एक और लॉ आ गया. अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि इन सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया और बोला कि लैंड रिफॉर्म्स जितने भी एक्ट हैं ये जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हैं. तो कंटेंशंस, अब पिटिशनर्स ये पिटिशन लेके गए सुप्रीम कोर्ट में कि एक तो पार्लियामेंट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस को नलीफाई करने के लिए जो जो अमेंडमेंट करे हैं, आप उन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताइए, जैसे 24th अमेंडमेंट, 25th एंड 29th अमेंडमेंट. तो कोर्ट के सामने इश्यूज ये आए कि एक तो उनको 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट की वैलिडिटी बतानी थी और उन्हें ये भी बताना था कि पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट की पावर को किस हद तक एक्सरसाइज कर सकता है. अब 29th अमेंडमेंट में ये था, जब ये 1972 में पास हुआ तो केरला लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ काफ़ी सारे जो उस टाइम के स्टेट्स लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लेके आए थे उन सबको 9th शेड्यूल में डाल दिया, जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर है. 25th में ये था कि 19(1)(f) को 31(2) से डीलिंक कर दिया और 31(c) में नए प्रोविजंस ऐड करके ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जब स्टेट वेलफेयर का काम कर रहा हो. उस टाइम फंडामेंटल राइट्स स्टेट ब्रीच कर सकता है. 39B और 39C के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है तो 14, 19 और 31 आर्टिकल अप्लाई नहीं होंगे. तो 39B और C में ये है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज एंड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन. सो इन सबको अगर मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कोई लॉज लाती है तो फंडामेंटल राइट्स किसी के ब्रीच नहीं होंगे. तो और गोलकनाथ केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता. फिर इस केस की जजमेंट आती है. इस जजमेंट को 7/6 की मेजॉरिटी देती है, जिसमें मेजॉरिटी ये कहती है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है. सो वो अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी. लेकिन गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर ना जाए. कल को गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम डेमोक्रेसी से मोनार्की हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ही था ना कि हम सब सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे अपने लीडर्स को, या कल को हम सेक्युलरिज्म से नॉन सेक्युलर हो जाएं, हम कोई रिलीजन अडॉप्ट कर लें. सो
बट गवर्नमेंट उस टाइम जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को कोर्ट अपने हिसाब से जैसे जैसे केसेस आते रहेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। और माइनॉरिटी जजमेंट में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जो जजेस होते हैं वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स होनी ही नहीं चाहिए अमेंडमेंट की। लेकिन ओब्वियसली द मेजॉरिटी जजमेंट इज द जजमेंट, सो कोर्ट 24th अमेंडमेंट को वैलिड कहती है। और कोर्ट ये भी कहती है कि 25th जो अमेंडमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट भी वैलिड है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट जो ये कहता है कि गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर लेगी जब वो वेलफेयर का काम कर रही है, वो गलत है। बिकॉज वेलफेयर के नाम पे आप सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकते। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि पार्लियामेंट के पास लिमिटलेस पावर्स है, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती हैं, लेकिन उन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बेंच ने ये चीज़ मेंशन नहीं करी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे सेक्युलरिज्म, एनीथिंग, नथिंग। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो कोर्ट्स पे ये सारी चीज़ें कोर्ट्स पे छोड़ दी जाती है कि जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे कोर्ट्स इंटरफेयर करेंगे, इन्फर करेंगे कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। फिर बहुत सारे जजमेंट्स आए जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बताया, और कोर्ट ने ये भी कंटेंट करा कि जो अमेंडमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 368 के अंदर, उसका सिंपली मतलब ये है कि आप अमेंड कर सकते हो, ना कि टोटली अल्टर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। कल को आप ये डिसाइड करो कि डेमोक्रेसी को मोनार्की बना देंगे और हम नॉन सेक्युलर हो जाएंगे, हम किसी कंट्री के साथ अलाइन हो जाएंगे, हमारी इंटीग्रिटी नहीं बचेगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इफ़ द पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है, इफ़ पार्लियामेंट इंटेंड्स टू मेक एनी अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से गुजरना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक्ड इट।